बच्चों से प्रार्थना, बच्चों के लिए, युवाओं के लिए, नौजवानों के लिए। अभी मान्य मंत्री जी कह रहे थे रण, भक्ति और दान तीनों काम करे जवान, और जवानों का ये कार्यक्रम है। और हमारे बुजुर्ग तो आशीर्वाद देने के लिए आए हैं हम सबको। तो पहले मैं बोलता हूँ, बाद में सब बच्चे बोलेंगे। ध्यान से सुने पीछे वाले, मेरी नजर सबकी ओर जा रही है, मैं देख रहा हूँ। और जो बेटा बेटी मेरे प्रवचन में बोलेगा वो अगले जन्म में गूंगा पैदा होगा, याद रख लेना, इसलिए बोलना नहीं। अब सुनो बड़े प्रेम से, पहले मैं बोलता हूँ, बाद में सब मिलकर बोले। भारत के नौजवानों, भारत को दिव्य बनाना, भारत के नौजवानों, भारत को दिव्य हमें बनाना है, शहीदों की शहादत को बेकार नहीं जाने देना। भारत के नौजवानों, भारत को दिव्य बनाना, भारत के नौजवानों, भारत को तुम्हें प्यार करे जग सारा, तुम ऐसा बन दिखलाना, तुम्हें प्यार करे जग सारा, तुम ऐसा बन। भारत के नौजवानों, भारत को दिव्य, केवल इच्छा न बढ़ाना, संयम जीवन में लाना, केवल इच्छा न बढ़ाना, संयम जीवन में लाना, सादा जीवन तुम जीना, परताने रहना सीना, सादा जीवन तुम जीना, परताने रहना सीना। भारत के नौजवानों, भारत को दिव्य बनाना, भारत के नौजवानों, भारत को जो लिखा है सदग्रंथों में, जो कुछ भी कहा संतों ने, जो लिखा है सदग्रंथों में, जो कुछ भी कहा संतों ने, वैसा जीवन में लाना, वैसा ही बन दिखलाना। भारत के नौजवानों, भारत को दिव्य, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदू। हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलशन है हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान। पुरुषार्थ तो करना, पर नेक राह पर चलना, पुरुषार्थ तो करना, पर नेक राह पर चलना, सज्जन का संग ही करना, दुर्जन से बच के रहना। भारत के नौजवानों, भारत को दिव्य बनाना, बोलिए भारत के नौजवानों, भारत को। और बुजुर्गों से भी निवेदन, वरिष्ठों से इनको आशीर्वाद दो। जीवन अनमोल मिला है, मौके को मत खोना, जीवन अनमोल मिला है,
मौके को मत खोना, यदि निकल गया ये अवसर जन्मों तक पड़ेगा रोना। भारत के नौजवानों, भारत को दिव्य, तुम्हें प्यार करे जग सारा, तुम ऐसा बन दिखलाना। भारत के नौजवानों, भारत को। अपने विचार को प्रस्तुत करूं, 3 पंक्तियां शहीदों के नाम। आजादी के मत वालों का देखा जब से टोला, आजादी के मत वालों का तो मेरे सीने में थी भड़की बन के सोला। जागा कुर्बानी का जज्बा, जागा कुर्बानी का जज्बा, मेरा दिल ये बोला। मेरा रंग दे, मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला। मेरा रंग दे, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला। मेरा रंग दे, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला। बोलो भारत की बलिवेदी पर बलिदान होने वाले समस्त वीर वीरांगनाओं की जय। इस प्रेरक श्रद्धांजलि महासभा के अतिथि पद पर शोभायमान, जिनका आशीर्वाद मेरे ऊपर बना हुआ है, मेरे पितृतुल्य आदरणीय श्रीयुत धर्मवीर बत्रा जी, और जिनके आप बहुत सुंदर प्रवचन बच्चों अभी सुन रहे थे, आदरणीय हमारे श्रीयुत आचार्य डॉक्टर रमेश चंद्र बाबा जी, और इनसे पूर्व, बच्चे सुने ध्यान से बेटा, इनसे पूर्व जो अंबाला की नगरी से हमारे मध्य में पहुंचे और बहुत सुंदर देशभक्ति के जज्बों से हमारे हृदय को, वीरता से और रक्त को उष्णता से हमें अनुभूति दिला रहे थे, सम्माननीय बहन श्वेता आर्या जी और उनके पतिदेव मेरे बहुत स्नेहशील भ्राता मनोज शास्त्री जी, और बहुत ही साधुवाद के पात्र हमारी आर्य समाज सेक्टर 20 पंचकुला जो गुरुकुल की टीम है, हम उनको साधुवाद देते हैं। हमारे समस्त सम्मानित संरक्षक महोदय, हमारी प्रधाना बहन थरेजा जी, रजनी जी, और मंत्री पद पर शोभायमान जो समाज में भी और सामाजिक कार्यों में गतिविधियों में बढ़कर भाग लेते हैं, हमारे बहुत स्नेहशील आदरणीय श्री योगेंद्र कवात्रा जी, इनकी समस्त टीम, हमारे कोषाध्यक्ष महानुभाव बैठे हैं, पिपली जी, समस्त हमारे पदाधिकारी वृंद और अन्य समाजों से भी उपस्थित हमारे समस्त, क्योंकि जो यहाँ पर आए हैं, मैं सबका नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैं आपको राष्ट्र प्रेमी जरूर कहूंगा कि आप व्यस्त समय में से समय निकालकर अपने हृदय में शहीदों के प्रति प्रेम का भाव लेकर आए हैं। हमारे स्थानीय लोग भी, और शायद मुझे लगा कि मनोज शास्त्री जी हैबतपुर से भी लोग आए हैं, अंबाला से, हाँ बहुत सुंदर, बड़े दूर दराज गांव से भी लोग यहाँ पर इस सभा में उपस्थित हुए हैं। और मैं सबसे ज्यादा विशेष धन्यवाद हमारी शोध को करूंगा, ये जो हमारी युवा शक्ति है, हमारी किशोरावस्था में ये वो बालक हैं, याद रख लेना बच्चों, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव कोई माँ से पैदा नहीं हुआ है और कराया जाता है यदि उसको अच्छा माहौल मिले। यदि आज हम उस रक्त शोणित अपने प्रत्येक हृदय के भाव को, अपने रक्त की धार को इस राष्ट्र भूमि पर बलि वेदी पर चढ़ाने वाले उन 3 वीरों को यदि हम आज अभिनंदन कर रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं, तो उनको पूरा माहौल शिक्षा से भी मिला, व्यवस्था से भी मिला है। याद रख लेना, जो शैक्षणिक संस्थान में वो पढ़े हैं वो सामान्य नहीं था।
अभी बहन जी ने संकेत किया, जब आप प्रत्येक क्रांतिकारी के मूल में जाओगे तो उस मूल में आपको वेद की धारा और महर्षि दयानंद का अनंत पुरुषार्थ आपको नजर आएगा। तो हम उन सभी शहीदों को नमन करते हैं। बहुत सुंदर चर्चा परिचर्चा थोड़ी सी आपके बीच में करेंगे। पहले इनमें जो आयु में बड़े रहे, सबसे जो आयु में बड़े रहे हैं बस 2-3 महीने पहले, कोई ज्यादा आयु में लंबा अंतर नहीं था। 24 वर्ष से तीनों ही कम रहे। 24 वर्ष तो उन्होंने छुआ ही नहीं। लेकिन याद रख लेना, इनमें जो सबसे थोड़े से इनसे बड़े थे वो थे हमारे आर्य सुखदेव थापर। ये 2 चित्र लगा है ना, ये देखो, ये इधर वाले, ये बच्चों ध्यान से देखो, तो मैं ये चित्र पे हाथ लगा रहा हूं। इसका नाम क्या है? आर्य सुखदेव थापर। क्या कहा मैंने? आर्य सुखदेव थापर। याद करना है, तीनों की जोड़ी है, तीनों में मित्रता थी, तीनों इकट्ठे गए, हंसते हुए गए, मुस्कुराते हुए गए, रोते बिलखते हुए नहीं गए, गुनगुनाते हुए गए। तो आर्य सुखदेव थापर, जिनका जन्म 15 मई 1907 को लायलपुर में हुआ, और आज हम नमन करना चाहते हैं। यदि इनके माता पिता ये संस्कार ना देते, यदि उनको परिवार का वो वातावरण ना मिलता, यदि लोरियों में, कोख में और गोद में वो संस्कार ना मिलते, तो ये शहादत के लिए कदापि तैयार नहीं हो सकते थे। तो मैं नमन करना चाहूंगा श्री रामलाल थापर जी को, माता रल्ली देवी जी को। ये जो माता जी थी, ये आर्य समाज की मंत्री भी थी लायलपुर की, याद रख लेना आप लोग। आर्य समाज की मंत्री थी माता रल्ली देवी, जिन्होंने सुखदेव थापर को ये संस्कार दिए। और एक दुर्भाग्य मैं कहूंगा कि जब ये 3 वर्ष के थे तो उस समय इनके पिताजी का देहांत हो गया। याद रख लेना, जीवन जीना, जीवन यापन करना, आवश्यकताओं की पूर्ति करना, माता पिता का भी त्याग, देव और समर्पण का भाव होता है। तो 3 वर्ष के थे जब इनका देहांत हुआ, तो लाला अचिंत राम, उन्होंने इनका पालन पोषण किया। रिश्ते में ताऊ लगते थे इनके, जो आंदोलनों में सक्रिय रहते थे, जो ऋषि दयानंद के दीवाने थे, लाला अचिंत राम, उनके हाथों सुखदेव थापर का लालन पालन हुआ। और बाद में तो कुछ गुरुओं का भी, और गुरु भी सामान्य नहीं थे इन तीनों के। यदि आप डीएवी कॉलेज का इतिहास उठाकर देखोगे लाहौर का, उस समय भाई परमानंद कम विद्वान नहीं थे, जिन्होंने शैक्षणिक क्षेत्र में क्रांति लाकर दी। लेकिन इतिहास का दुर्भाग्य ये है कि करता कोई है, श्रेय किसी को मिल जाता है। भाई परमानंद थे, हमारे जयचंद्र विद्यालंकार इतिहास के बहुत बड़े विद्वान उस कॉलेज में थे। प्रोफेसर छबील दास जी, जो बाद में प्रिंसिपल बने, बाद में सुनाऊंगा कुछ घटना इन शिक्षकों की भी, उन्होंने भी इन बच्चों को बहुत सुंदर संस्कार दिए, युवाओं को। तो हम इनके माता पिता और गुरुओं को नमन करते हैं। और सुखदेव स्वयं कहते हैं कि मैं 2 व्यक्तियों से बड़ा प्रभावित हुआ। मित्र तो मेरे भगत सिंह रहे, घनिष्ठ मित्र रहे, लेकिन जिनसे मैं बहुत प्रभावित हुआ वो थे भाई परमानंद और प्रोफेसर जयदेव विद्यालंकार। इतिहास के प्रोफेसर थे बच्चों ये। जैसे आपको विभिन्न शिक्षक पढ़ाते हैं ना, तो ये दोनों गुरुओं से बहुत प्रभावित थे। और साथ में इन्होंने परम मित्रता निभाई। चाहे भगत सिंह ने नौजवान सभा का गठन किया हो, सबसे ज्यादा आगे भागने का यदि कोई काम करते थे तो सुखदेव थापर करते थे। मंच पर आना, मंच पर बोलना बड़ा आसान होता है। मैं तो कई बार कहा करता हूँ, हम बड़े पदाधिकारियों को बाद में सम्मानित करें, पहले सेवकों को सम्मानित करें, जो सेवा का काम करते हैं, जो व्यवस्था का काम करते हैं। तो ये सुखदेव थापर और भगत सिंह, ये केंद्रीय जो हमारी नौजवान भारत सभा थी, बाद में ये जो है विशेष अपने प्रजातांत्रिक सांगठनिक संगठन में जो हिंदुस्तान एसोसिएशन रहा, उसमें तो बाद में गए। जब कॉलेज में थे उस समय तो इस सभा से जुड़े हुए थे, नौजवान भारत सभा से। और इतिहास बताता है कि दोनों मिलकर गुनगुनाते थे, लोगों को इकट्ठा करते थे, अपने हाथों से दरियों को बिछाते थे, मंच लगाते थे और क्रांतिकारियों का इतिहास युवकों के अंदर सुनाते थे, प्रेरणा भरते थे। दोनों उस कोटि के वक्ता थे ये दोनों, सुखदेव थापर भी और भगत सिंह भी।
उच्च कोटि के वक्ता रहे। तो हम पहले, क्योंकि तीनों की तिगड़ी रही है, विशेष मित्रता रही है, तो हम सुखदेव थापर को भी नमन करते हैं। और दूसरा नमन हम करते हैं पंडित शिवराम हरि राजगुरु। बच्चों ध्यान से सुनना, ये तीनों शब्द मेरे साथ बोलो, पूरा नाम बोलो। बोलो पंडित शिवराम हरि राजगुरु। ये तीसरे से ठिकने से कम हाइट के थे, लेकिन निशानेबाज गजब के थे, याद रख लेना। भगत सिंह भी लंबे थे, सुखदेव भी लंबे थे, ये थोड़े से कद के छोटे थे, महाराष्ट्र से। तो नमन करना चाहेंगे राजगुरु के साथ 24 अगस्त 1908 को इनको पैदा करने वाले श्री हरि नारायण राजगुरु और हमारी माता विशेष जो है पार्वती देवी। दो नाम याद हो गए। सुखदेव थापर के माता पिता का नाम क्या था बच्चों? बोलो रामदयाल, श्रीमती रल्ली देवी। और राजगुरु के माता पिता कौन थे? बोलो हरि नारायण राजगुरु, माता पार्वती देवी। ये दोनों इनके माता पिता थे। और महाराष्ट्र में पुणे में खेड़े गांव में इनका जन्म हुआ, जिसका आजकल नाम राजगुरु नगर रख दिया गया है। उस गांव का नाम क्या रखा? इन्हीं के नाम पे रख दिया उस गांव का नाम, राजगुरु नगर। तो आप जो हैं, इनमें भी क्रांति का भाव जगा और इनको निशानेबाजी सिखाने वाले थे चंद्रशेखर आजाद। कौन थे? हाँ, चंद्रशेखर भी भाग लेते थे। किसमें क्या योग्यता है? बोलने का काम, जोड़ने का काम सुखदेव और भगत सिंह कर सकते हैं। और यदि मारने पीटने का काम हो तो राजगुरु सबसे नंबर 1 थे। इनको निशानेबाजी सिखाई। और जब आपको पता है सांड्रस को मारना था, नियम बना था सभा में, जब मीटिंग हुई रात को कि कल हम जाएंगे, मारना तो दूसरे का था, निकल गया दूसरा पुरुष अधिकारी। जब लाला लाजपत राय का बदला लिया गया, लेकिन राजगुरु से रहा नहीं गया। उसने कहा भगत सिंह दूसरी गोली चलाना, पहले मेरी चलनी चाहिए। ऐसे निशानेबाज राजगुरु रहे हैं। क्रांतिकारी जज्बा देखो, प्रेम देखो, कहना आसान होता है। जान को हथेली पर रखकर पता नहीं कब मौत आ जाए, कफन सिर पे बांधा हुआ है, वो भी मौज मस्ती बना सकते थे। उनमें भी जवानी की आभा थी, लेकिन उन्होंने ऐसो आराम हट खेलियों को नहीं देखा। एक जज्बात उनके जीवन में था। लेकिन इन सब के साथ जिन पर आज हमारा विशेष आपने उद्बोधन सुना, वो विशेष तौर पर फोकस रहा शहीद आजम भगत सिंह। तो ये जो आयु में, जैसे मैंने बताया, लगभग हमारे जो सुखदेव थे वो 4-5 महीने भगत सिंह से बड़े थे। और भगत सिंह की आयु जिस समय उनका जो है फांसी की सजा सुनाई गई, तो उस समय 23 साल और 5 महीने और 25 दिन ये आयु रही है भगत सिंह की। और सबसे छोटे इनसे भी राजगुरु थे। 1908 में पैदा हुए, ये 1907 में पैदा हुए। तो छोटी आयु के राजगुरु थे, थोड़े से बड़े सुखदेव थे, और इनके मध्यस्थ जो है भगत सिंह थे। और देखो आयु का मापन भी ऐसे रहा। और जब फांसी के फंदे को चूमने के लिए चले गए तो ऐसे ही जा रहे थे। पहले नंबर पर सुखदेव, दूसरे नंबर पर भगत सिंह और तीसरे नंबर पर राजगुरु, बीच में चल रहे हैं भगत सिंह। तो आज भगत सिंह के कुछ थोड़े से दृष्टांत आपको मैं बच्चों सुनाना चाहता हूँ। और आज मैं प्रेरक दृष्टांत सुनाऊंगा जो प्रमाणिक होंगे, इधर उधर के नहीं होंगे। इनके जो शिक्षक रहे हैं, 1981 में एक बहुत बड़ी सभा का आयोजन गुरुकुल में हुआ था। 1981 की बात बता रहा हूँ। उस समय इनकी शहादत को 50 वर्ष पूर्ण हुए थे। अब तो 92, लगभग 92 वर्ष हो गए इस समय, आज जो हम मना रहे हैं। 50 है, हाँ 1800 नहीं 1881, 1907 है ना, 1981 की बात कर रहा हूँ। शहीदी के बाद 50वीं जब इनकी शहादत दिवस मनाई जा रही थी, तो कुछ व्यक्तियों को बुलाया गया जिनका संबंध भगत सिंह से लंबे काल का रहा। इन तीनों से तो नहीं, क्योंकि राजगुरु तो बाद में मिले। जब ये संगठन में आए, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन में, उस समय राजगुरु से इनकी मुलाकात हुई। लंबे काल तक साथ में, बचपन से लेकर कॉलेज तक साथ में रहने वाले सुखदेव और भगत सिंह हैं। साथ में जो लंबे काल तक रहे, साथ में चाहिए तो हम
1988 में इस व्यक्ति प्रिंसिपल नहीं बने थे डीएवी कॉलेज में लाहौर में। और ये डीएवी कॉलेज की भी बड़ी एक मार्मिक घटना है, याद रख लेना। महात्मा गांधी ने, लाला लाजपत राय ने और भाई परमानंद ने विचार किया जब असहयोग आंदोलन चल रहा था। उन्होंने कहा कि हमने ब्रिटिश साम्राज्य का असहयोग तो कर दिया, अब इन बच्चों को पढ़ाएगा कौन? हमारे कौम का एक विद्यालय होना चाहिए जिसको कौमी विद्यालय बोलते हैं। स्कूल भी हमारा हो, कॉलेज भी हमारा हो। तो इसके लिए इन तीनों ने मेहनत तो की। भाई गांधी की एक तरफ तो मेहनत तो की कि कौमी विद्यालय बनाना है हमें, और लाला लाजपत राय ने भी खूब प्रचार किया, भाई परमानंद ने खूब प्रचार किया, और साथ साथ में विशेष तौर पर कई लोगों का सहयोग रहा। ऐसे कोई विद्यालय खड़ा नहीं होता, बड़ा दान चंदा इकट्ठा किया गया उस समय। और उस समय जो ये लाहौर में कॉलेज बना, इस कौमी विद्यापीठ के अध्यक्ष भाई परमानंद थे। और ये वो भाई थे जिन्होंने देश में भी और विदेश में भी जा जाकर झोली फैलाई अपने इस देश की स्वतंत्रता के लिए। करतार सिंह सराबा, जिसको सुनो बच्चों अपना मॉडल, भगत सिंह अपना मॉडल किसको मानता था? अपनी जेब में तस्वीर रखता था। आज का नौजवान तस्वीर रखता है प्रेमिकाओं की, आज का नौजवान तस्वीर रखता है अपने घर वालों की, आज का नौजवान तस्वीर रखता है हीरो और हीरोइन जो बॉलीवुड में नग्नता फैलाते हैं, पूर्णता फैलाते हैं, चरित्रहीनता फैलाते हैं। लेकिन भगत सिंह जो चित्र रखता था, वो चित्र रखता था करतार सिंह सराबा का। सबसे ज्यादा प्रभावित उससे था, करतार सिंह सराबा से। और इस करतार सिंह सराबा में ज्योत जलाने वाला क्रांति की यदि कोई था तो वो था भाई परमानंद। और भाई परमानंद पर जिसके ज्यादा प्रभाव था वो था महर्षि दयानंद। लड़ी जुड़ती हुई मिलेंगी आप लोगों को। करतार सिंह सराबा जब ये विदेश में गए भाई परमानंद अपने दान इकट्ठा करने के लिए, तो ये करतार सिंह सराबा विज्ञान पढ़ने के लिए गया था, विमान विद्या। एक बार बाजू टूट गई, एक हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, और इनकी सबसे ज्यादा सेवा उस समय उस हाल में विदेश में कोई अपने घर का नहीं है, भाई परमानंद ने की। और भाई परमानंद ने कूट कूट कर इतिहास, क्रांतिकारियों का इतिहास इनको सुनाया। और करतार सिंह सराबा ने कहा अब विदेश में नहीं रहना है, देश में जाकर अपने लोगों को जागरूक करना, वहां भी किया। और यहाँ पर सबसे कम आयु में फांसी को फंदे पर हंसकर चूमने वाला यदि कोई था तो करतार सिंह सराबा था। और भगत सिंह हमेशा करतार सिंह सराबा की फोटो जेब में रखता था। जब भी कोई नौजवान भारत सभा का कोई संगठन का कार्यक्रम होता था, सबसे पहले उस फोटो को रखते हुए माल्यार्पण करके पुष्पांजलि देकर भगत सिंह अपने वक्तव्य की शुरुआत किया करता था। बड़ा प्रभावित था करतार सिंह सराबा से। तो ये भाई परमानंद उस विद्यापीठ के अध्यक्ष बने। और ये जो प्रोफेसर छबिल दास, जिसकी मैं कुछ घटनाएं एक दो व्यक्ति की ओर बताऊंगा, वो छबिल दास को उस अधिवेशन में बुलाया गया जब इनकी 50वीं शहादत दिवस बनाई जा रही थी। तो उस समय छबिल दास जब बोलने का नंबर आया तो छबिल दास की आंखों में पानी आ गया, पुराने दिन याद आ गए छबिल दास को। और वो प्रोफेसर साहब कहते हैं कि भगत सिंह के साथ मेरा लगभग 4-5 वर्ष का संबंध रहा जब कॉलेज काल था। और मेरे साथ, क्योंकि 1900 में आप भी पैदा हुए, दोनों ही मानो 7 वर्ष ही तो बड़े थे, एक मित्रता का भाव भी हो जाता है। एफए करने के लिए गए वहां, उस समय ये हमारे शहीद आजम भगत सिंह। तो ये छबिल दास कहते हैं कि भगत सिंह को पढ़ने का बहुत शौक था। सबसे ज्यादा, बच्चों याद रख लेना, इतिहास की क्रांतिकारियों का ज्ञान भगत सिंह को था। वैसे नहीं बोलता कोई व्यक्ति। कितनी सभाओं को भगत सिंह ने संबोधित किया होगा। और सुखदेव कहता था 3-3 घंटे हो जाते थे बगैर पानी पिए पूरी जनसभा को संबोधित भगत सिंह करते थे। इधर तो याद रख लेना कितना उन्होंने इतिहास को पढ़ा। तो मेरे बच्चे, प्रोफेसर छबिल दास कहते हैं कि मेरे बच्चे, मेरी बेटी विजया और मेरी बेटी मनोरमा बार बार मुझसे पूछते थे, क्योंकि वो भी एक अच्छे लेखक थे छबिल दास जी, बड़े अच्छे लेखक थे। और बाद में 5 वर्ष वो कैद में भी रहे। और जिस दिन वो रिहा हुए उसी दिन इन तीनों को फांसी देनी थी। उसी जेल में ये प्रोफेसर छबिल दास भी थे, उसी बैरक, दूसरी बैरक में। मिलने तो नहीं दिया जाता था, लेकिन साथ साथ में रहे। तो वो छबिल दास कहते हैं कि भगत सिंह को पढ़ने का बहुत शौक था। और वो अपने संस्मरण में कहते हैं उनके 3
इतिहास की पुस्तकें बड़ी प्रिय थी। एक पुस्तक थी क्राई फॉर जस्टिस। उसने भगत सिंह ने उस पुस्तक में लाल पेन से अंडरलाइन भी की हुई और कहा मेरे पास वर्षों तक वो पुस्तक रही, बच्चों ने भी पढ़ी। और दूसरी पुस्तक उनकी थी माई फाइट फॉर आयरिश फ्रीडम, वो पुस्तक उन्होंने पढ़ी पूरी। और तीसरी पुस्तक थी हीरो एंड हीरोइन ऑफ रशिया। वहां के इतिहास, क्रांतिकारियों का इतिहास बहुत पढ़ता था भगत सिंह। उसका एक जज्बा था। और उसका जज्बे का कैसे पता लगता है? उनके एक और मित्र थे जिनका नाम था राजा राम शास्त्री, वो भी इस अधिवेशन में आए। राजा राम शास्त्री ये वो व्यक्ति था जो 1921 से लेकर 1926 तक एक लाहौर कॉलेज के बहुत बड़े पास एक लाइब्रेरी थी लाला लाजपत राय ने जिसका निर्माण किया, द्वारका दास जिस पुस्तकालय का नाम था। हजारों पुस्तकें थी। और इस राजा राम शास्त्री ने, वहां पर जॉब लगी थी इस राजा राम शास्त्री की, तो कहा कि भगत सिंह वहां पढ़ने के लिए आता था। और मैंने देखा और देखते देखते जब उनसे बात की, मैं भी क्रांतिकारी विचारों का था, भगत सिंह भी क्रांतिकारी विचारों का था, तो हम में घनिष्ठ मित्रता हो गई। और मैंने राजा राम शास्त्री लिखता अपने संस्मरण में कि भगत सिंह पुस्तक पढ़ता नहीं था, निगल लेता था, एक बार पढ़ी और याद हो गई। इतनी अच्छी तल्लीनता से पढ़ता था, घंटों घंटों। मैं तो ये कहा करता हूँ छोटी सी उम्र में हजारों पुस्तकों का स्वाध्याय भगत सिंह ने किया होगा। और विशेषकर क्रांतिकारियों की, ऐसे क्रांति की ज्वाला नहीं जलती, पता लग जाए ना मरने वाला आदमी तो चींटी खा जाए तब भी जाकर शीशी करता है, हाथ जल जाए तवे पर 2 दिन तक सेकता है, 2 दिन तक उसकी सिकाई या ठंडाई से उसको जो लपेटे रहता है। अरे कितनी यातनाएं उन नौजवानों को दी गई। वो जज्बा वैसे तैयार नहीं होता, वो जज्बा तैयार किया माता पिता ने। अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे दादा अर्जुन की लोरियों ने, सरदार किशन सिंह की भावनाओं ने। और भगत सिंह सबसे ज्यादा प्रभावित अपने परिवार में था तो अपने चाचा अजीत सिंह से था। अजीत सिंह से बहुत प्रेम करता था। और याद रख लेना, उनकी माता ने बचपन में ही, क्योंकि अजीत सिंह बाहर था और नौजवान विधवा कितने वर्ष तक हरनाम कौर घर पे बैठी रही, अपना बच्चा उसको गोद में दे दिया था उसी समय। ये माँ भगत सिंह की माँ ने अपनी देवरानी को, अजीत सिंह का बड़ा प्रभाव था भगत सिंह के ऊपर। तो ये राजा राम शास्त्री लिखते हैं कि ये जो भगत सिंह था, देखो जवानी में, अब आप कहोगे क्या भगत सिंह केवल क्रांति की बातें करता था? उसमें हठखेलियां नहीं थी। भगत सिंह में बचपना भी था, भगत सिंह में यौवन काल की जवानी भी थी। तो कहते थे, ये राजा राम शास्त्री कहते, मुझे बहुत तंग करते थे सुखदेव और भगत सिंह। इसलिए तंग करते थे कि रात भर जो है वहां पढ़ते रहते थे दोनों लाइब्रेरी में। और बाद में रामकृष्ण ढाबे के पास मैंने एक छोटा सा कमरा लिया, क्योंकि मेरा वेतन भी बहुत कम था, घर भी मुझे पैसे देने पड़ते थे। मेरे पास कमरा इतना ही था जिसमें 4 पाई आ पाए, बस इससे ज्यादा उसमें जगह नहीं थी। तो कहा ये रात को अटखेलियां करते मेरे पास आ जाते और मैं देख लेता, आ गए मुझे तंग करने के लिए। अब ये सुखदेव और भगत सिंह कहते वहां क्रांति की, क्योंकि क्रांतिकारियों के बारे में चर्चा चलती और उस पर चर्चा में संवाद भी होता। कई बार तो हमारे रात के 12 से 1 बज जाते थे चर्चा परिचर्चा करते हुए, शास्त्री कहते। और उसके बाद में जब हाथ जोड़ता था, भाई तो बहुत चर्चा होगी, तुम भी सो जाओ, मुझे भी सोने दो। और ये कहते थे बस बाद में जो है कि तुम सो जाओ शास्त्री जी, हम तो बातें करेंगे। और बातें क्या करते थे, सिरहाने पर भगत सिंह बैठ जाता था और जो मेरी पांत की ओर जो है ये सुखदेव बैठ जाता था और थोड़ा थोड़ा मुझे खिसकाना शुरू कर देते। अब मैं भी समझ गया अब ये सोने वाले हैं। एक बगल में सुखदेव सो जाता था, दूसरे बगल में भगत सिंह सो जाता था और मुझे बीच में पीस देते थे। और मैं तंग आकर एक बार तो 4 पाई के नीचे लेट गया, उनको गालियां देने लग गया, तुम्हें यही काम है क्या? हर रोज टपक जाते हो, जब खाना खाते हो तब होटल में आ जाते हो, सोने लगता हूँ मेरे 4 पाई पर आ जाते हो। अब मैं जो चिल्लाकर उठा और उस 4 पाई, क्योंकि बाहर तो जगह ही नहीं थी, अब 4 पाई या 4 पाई की जगह नीचे जगह थी, तो मैं उठा और मैं 4 पाई के नीचे सो गया। अब भगत सिंह ने कहा, भाई देखो क्रांतिकारी मरते भी इकट्ठे हैं, जीते भी इकट्ठे हैं, सुख दुख साझा करते हैं, ऐसा कर सुखदेव खाट को इकट्ठा खड़ी कर दे और हम भी नीचे सोएंगे। फिर नीचे सो गए उनके पास आकर। और जब खाना खाने बैठते थे, कहते थे कई बार तो आते, क्योंकि क्रांतिकारी के पास पैसे थोड़े होते हैं, मेरे पास तो वेतन था, मैं जानता था कुछ पैसे मुझे मिलते थे। लेकिन भगत सिंह मुझे पूछते थे कोई नई पुस्तक आई है, क्रांतिकारी
के बारे में चर्चा करते और कई बार मेरे भोजन के समय भी आ जाते और भोजन के समय आते मेरी थाली में कोर तोड़ना शुरू कर देते। मैंने कहा भगत सिंह मेरी क्यों खा रहा, दूसरे मंगवा ले। और कहा जब थाली मंगवा ली तो छाछ भी होनी चाहिए, जब छाछ मंगवाई तो कुछ मीठा भी होना चाहिए शास्त्री जी। यानी रसगुल्ले वो स्वयं लिखते राजा राम शास्त्री, भगत सिंह को रसगुल्ले बहुत पसंद है, बाद में सफेद रसगुल्ला भी मंगवाते। कहा जब वो खाना खाते मैं भी तंग आ गया। एक बार मैंने थोड़ा सा उनको बहस करने की सोची। राजा राम शास्त्री ने कहा कि मैं रामकृष्ण ढाबे पर खाना खा रहा था और मैंने देखा दोनों आ रहे हैं हंसते हुए और दोनों बैठे, तो उसने कहा भाई आओ खाना खाओ। उसने कहा ये तो पूछने की बात नहीं, भूख बहुत लगी, खाना तो खाना है। अब ये खाना खाने लगे तो मैंने समझा कि मेरे साथ हर रोज उपवास करते हैं, आज मैं इनके साथ करता हूँ। तो कहा जब मैं थोड़ी सी दूर पर गया और मैंने कहा मैं थोड़ा सा एक पान लेकर आता हूँ, तुम तब तक खाना खाओ, मैं आ रहा हूँ। तो मैं छिप कर देखने लग गया दूर से। वो खाना खाते खाते देखते रहे, इधर उधर ताकते रहे। राजा राम शास्त्री तो आए थे, आज जेब से पैसे देने पड़ेंगे, पैसे है नहीं। जब वहां पर गया ढाबे वाले के पास गया तो ढाबे वाले ने कहा कि भगत सिंह ऐसे काम नहीं चलेगा, खाना बहुत खाया है और भूख भी खूब लगी थी, 2 व्यक्तियों की डाइट अकेले खाई उसने। और कहा पैसे तो देने पड़ेंगे। तो कहा पैसे तो हमारे पास नहीं है। जब आपस में जद्दोजहद होने लगी और राजा राम शास्त्री ने देख लिया भगत सिंह उस पर चांटे भी मार सकता है, झगड़ा बखेड़ा खड़ा होगा, तो उस समय राजा राम शास्त्री आया और दोनों ने कहा कहाँ चले गए थे। उन्होंने पैसे दिए, उसने कहा उपहास तुम करते थे, मैं भी करता हूँ। और कहा उस दिन मैंने, राजा राम शास्त्री कहता है, बड़े ध्यान से सुनना, उस दिन मैंने भगत सिंह की जेब में 10 रुपए डाले। मुझे पता था कि आज ये जनसभा में जा रहा है, पता नहीं इसको रात का खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मैंने उसकी जेब में 10 रुपए डाले और राजा राम शास्त्री कहता है जब मेरे उससे अंतिम भेंट हुई, और वो अंतिम भेंट उस समय हुई जब वो जेल में अनशन कर रहे थे, भूख हड़ताल ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ। और कहा जब भूख हड़ताल करते थे तो उन्होंने आताताइयों ने इतना क्रूर किया, हमारे एक यतीम दास तो वहां शहादत को प्राप्त हो गए। भगवती अपने चरणदास गौरा ये भी इनके मित्र थे, बहुत लंबे काल तक के, याद रख लेना, उसी समय लाहौर के समय के। तो कहा उनकी तबीयत भी खराब हो गई। भगत सिंह को नाली डालकर, जहां से नासिका में नाली डालकर और दूध उड़ेला गया, लेकिन कहा तबीयत खराब हुई। एक दिन इनका केस चला हुआ था लाहौर षड्यंत्र का, और वो सैंडर्स वाले वध का भी जो केस चला हुआ था, असेंबली वाला जो बम विस्फोट था उसका भी इन पर केस चला हुआ था। आज भगत सिंह चल नहीं पाया, आज भगत सिंह चारपाई पर आया, मुंह में नाली लगी हुई है, दूध नहीं पिया और अभियुक्त बनकर आए हैं। और जब मैं भी वहां पर था तो मैं मिलने के लिए गया और भगत सिंह मुझे देखकर भावुक हो गए, क्योंकि मित्र तो मित्र होते हैं। अरे जिसके साथ खाए हो, जिसके साथ बैठे हो, जिसके साथ सुख दुख साझा किया हो। और मैंने जब भगत सिंह की आंखों में पानी देखा और राजा राम शास्त्री कहते भगत सिंह रो क्यों रहे हो, उसने कहा हो सकता है, मुझे पता है कि हमें सजा तो मिलेगी और मैं ज्यादा दिनों का मेहमान नहीं हूँ राजा राम, लेकिन मुझे माफ कर देना मित्र, मैं तेरे 10 रुपए नहीं लौटा पाया। ये बात वहां पर भगत सिंह बोलते हैं। और राजा राम शास्त्री कहते कोई बात नहीं, मुझे पता है देश के लिए तुम शहीद होने के लिए जा रहे हो। इतना एक जज्बा उस भगत सिंह में था। तो वो अपने जो प्रोफेसर, मैं जिस छबिल दास की बात कह रहा हूँ, जो प्रिंसिपल बाद में बने, तो वो कहते हैं कि भगत सिंह मेरे साथ नाव पर जाता था। जब हम कभी उनको किश्ती पर नाव पर बैठने में बड़ा आनंद आता था, उनका एक शौक था नाव पर बैठना। मेरे साथ लंबी चर्चाएं परिचर्चाएं इतिहास के बारे में किया करता था। एक दिन जब उनको पता लगा, प्रोफेसर साहब स्वयं कह रहे, एक दिन उनको पता लगा कि मेरा विवाह होने वाला है। अब ये भगत सिंह अपने गुरु से पूछता है, गुरु भी और मित्र भी हैं, एक हम उम्र है, दोनों 7 साल बड़े हैं प्रोफेसर साहब। तो ये अपने गुरु से पूछता है, भगत सिंह गुरुजी शादी करने जा रहे हो? अब ये कहा भाई शादी तो करने जा रहा हूं। तो कहा फिर हमें इनकलाब का पाठ कौन पढ़ाएगा, देशभक्ति का जज्बा कौन जनाएगा, आप तो गृहस्थी बनने जा रहे हो। तो कहने का अर्थ वहां प्रोफेसर कहते हैं कि भगत सिंह गृहस्थ जीवन को अच्छा नहीं मानते, क्योंकि एक विवेक वैराग्य बन जाता है। जब वैराग्य बन जाता है तो फिर दुल्हन किसी और को देखता है। जब अभी प्रकरण सुना रही थी बहन श्वेता जी, और अंत में जब वो माँ अंत में मिलने गई भगत सिंह से, भगत सिंह रोया नहीं था, भगत सिंह ठाके मारकर हंस रहा था और कहा माँ बस एक कमी रह गई, तेरे दुल्हन नहीं ले पाया, लेकिन माँ दुल्हन तो आएगी। और दुल्हन आई, वो आजादी की दुल्हन ब्याह कर मेरा वो प्यारा भक्त लेकर आया।
तो वहां पर भी मुस्कुराता है। तो वो प्रोफेसर छबिल दास कहते हैं, जब मैंने कहा कि जो मेरी पत्नी आ रही है भगत सिंह, वो सामान्य नहीं है, उनके माता पिता भी राष्ट्रभक्त हैं, और वो कहते सीता देवी ने अंतिम छोर तक मेरा साथ दिया। ये प्रोफेसर छबिल दास भी जेल की यात्राओं पर गए और उनकी पत्नी सीता देवी भी यात्राओं पर गई। तो लेकिन उस समय भगत सिंह को बाद में उस बात का एहसास हुआ, लेकिन वो कहा कि ठीक है गुरुजी, आप गृहस्थी बनो, हम तो वतन प्रस्ती बनेंगे इस वतन के लिए। अब आप कहोगे कि क्या भगत सिंह को कभी प्रेम का भाव नहीं जगा होगा? किसी ने ऋषि ध्यान से तो पूछा था। अभी जवानी है तो जवानी की बहार है। अब ऋषिवर ने तो उत्तर दे दिया था कि मेरे पास इतना समय नहीं आया कि कभी काम ने या प्रेम ने मुझे सताया हो। ऋषि ध्यान तो अपने आप को इतना व्यस्त रखते थे। लेकिन भगत सिंह के बारे में करुणा, भगत सिंह जब सुखदेव आदि, यशपाल आदि कई बार मित्र है, चर्चा कर लेते थे आपस में बैठकर। उसने कहा, भगत सिंह क्या विवाह या प्रेम के बारे में कुछ विचार रखना चाहते हो? तो उसने कहा, इस जीवन में तो प्रेम का नहीं चाहिए, लेकिन आजाद देश में पैदा होऊंगा फिर जाकर इस गृहस्थ के बारे में सोच सकता हूँ। ऐसा भाव उस भगत सिंह का रहा। तो मित्रों, सज्जनों, माताओं, बहनों, इन्होंने कईयों ने व्यक्तियों ने अपने अपने संस्मरण सुनाए। और बाद में ये छबिल दास कहते हैं कि मेरे पास जब मैं उन्हीं दिनों उसी जेल के अंदर थोड़ी सी दूरी पर था, मैं पूछता रहता था, क्योंकि मिलने नहीं दिया जाता था। मैं पूछता रहता था, आज भगत सिंह ने क्या खाया, आज भगत सिंह या तीनों की आज जो है जीवनचर्या कैसे रही। अब अंतिम दिन था, अब बड़े ध्यान से सुनेंगे। वो 23 मार्च 1931 का कि हम बाहर जाते थे, और बाहर जाते थे तो कुछ समय हमें बाहर टहलने दिया जाता था, लेकिन आज शाम के समय बाहर टहलने नहीं दिया गया। आज कहा कि आज आप लंबे समय तक नहीं टहलोगे, आज आप समंदर जाओगे। उनको आभास हो गया आज कोई न कोई घटना घटने वाली है, क्योंकि 2 घंटे पहले हमें अपनी अपनी बैरकों में भेजा जा रहा था। तो बाद में पता लगा, चतर सिंह वार्डन ने कहा कि आज इन तीनों शहीदों को फांसी के फंदे पर लटका दिया जाएगा। सबकी आंखों में पानी था। ब्रिटिश हुकूमत के ऊपर रो रहे थे, भले आदमियों कम से कम नियमों का पालन तो करो। अरे जेल के कैदियों का नियम था, और ये नियम पहली बार टूटा, उसके बाद कभी नहीं टूटा, उससे पहले कभी नहीं टूटा। ये जेल के कैदियों पर नियम था कि जिनको फांसी की सजा सुनाई गई है वो प्रातः काल उगते हुए सूर्य के साथ होती है। प्रातः काल 7 बजे का समय मुकर्रर किया जाता था। अपने राम प्रसाद बिस्मिल का भी प्रातः काल का हुआ, अन्य जो भी शहीद जो शहादत को प्राप्त हुए प्रातः काल का हुआ। लेकिन उस समय इन तीनों नौजवानों की हवा इतनी बह चुकी थी कि यदि लोगों को पता लग गया तो हजूम खड़ा हो जाएगा, और शायद हमारा बचना या मानो पूरी जेल को ही यहाँ पर लोग घेर लेंगे। इतने ही हुकूमत में डर था। और उस समय वायसराय ने और वहाँ के चीफ वार्डन ने और वहाँ जेल वार्डन ने सबकी मीटिंग हुई अंग्रेजी हुकूमत की, और उन्होंने एक नियम को परिवर्तित कर दिया और कहा कि हमें षड्यंत्र के द्वारा इनको फांसी देनी होगी। और षड्यंत्र ये रचा गया कि 24 मार्च मुकर्रर हुई थी, लेकिन 24 मार्च को बदलकर 23 मार्च को कर दिया गया, और सुबह के समय को काटकर साय के समय को मुकर्रर कर दिया गया। जब साय के समय को मुकर्रर किया गया तो अभी बता रहे थे हमारे माननीय डॉक्टर साहब भी, उस समय और बहन श्वेता जी भी संकेत कर रहे थे, जिस समय फांसी का समय आया उस समय सारे व्यक्तियों की आंखों में अश्रुधारा थी, क्योंकि सारे कैदी उनसे प्रेम करते थे। जब वो भूख हड़ताल लंबी चली तो भगत सिंह ने सबका साथ दिया और स्वयं भी उनके साथ खड़े रहे। सारे कैदी उनसे, कोई बड़े थे तो बेटे के रूप में प्रेम करते थे, कोई बराबर के तो मित्र के रूप में प्रेम करते थे। और आज इन तीनों जो शहीदों का दिन जो मुकर्रर उस ब्रिटिश साम्राज्य ने, उस काले इतिहास ने कायम किया, वो दिन आ गया और आंखों में झरझर आंसू उस व्यक्ति के बह रहे हैं जो उसमें सफाई का काम करता है। सफाई कर्मी, यदि अम्बेडकर के बाद इस देश में कोई नायक दलितों का माना जाएगा तो भगत सिंह को माना जाएगा, याद रख लेना। उस सफाई कर्मी को वो सफाई कर्मी नहीं कहते थे, बोगा को बेबे कहकर बुलाते थे, बेबे। और पंजाबी में बेबे किसको बोलते हैं? माँ। उसको माँ मानते थे। वो कहते थे बोगा, या तो इस शरीर की सफाई मेरी माँ ने की है या मेरे गुसल खाने की सफाई इस बोगा ने की है। उसको बेबे कहकर बुलाते हैं। अरे उस समय वार्डन चतर सिंह की आंखों में आंसू थे, जो उस समय जेल का वार्डन था। तो कहा कि जब हम
उनके पास गए और जब पास में गए तो कहा भगत सिंह खड़े हो जाओ, नहा लो धो लो, क्योंकि एक नियम भी था, फांसी से पहले नहाने धोने की परंपरा है। अब ये जब नहाने धोने की बात कही तो उस समय भी कहते हैं देते मुस्कुराते कहते कोई बात नहीं, फिर अगले जन्म में सही। क्रांतिकारी हंसते मुस्कुराते हुए फांसी एक संस्मरण और देता है, जब नेहरू पुस्तकालय आपके तो शिष्य रहे हैं, इनकलाबी शिष्य रहे हैं, क्या आपने उनको प्रेरणा दी? बड़े ध्यान से सुनना इस बात को। वो प्रोफेसर रोते हुए कहता है कि दुनिया के लोगों, प्रत्येक गुरु अपने शिष्य को प्रेरणा देता है, लेकिन मैं गर्व से कह सकता हूँ मेरे तीनों इनकलाबी शिष्य ऐसे रहे या असंख्य शिष्य ऐसे रहे, और भगत सिंह सुखदेव तो विशेषतः ऐसे रहे जिन्होंने मुझे ही प्रेरित किया। मैंने उनको प्रेरणा नहीं दी, बल्कि उनकी जीवनचर्या ने मुझे प्रेरित किया। ऐसे व्यक्तित्व के धनी हमारे क्रांतिकारी रहे। हर गुरु शिष्य को शिक्षा देता है, लेकिन कम विरले विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनसे शिक्षा प्रेरणा लेते हैं। एक बार तो भाई परमानंद ने बुलाया इनको, कहा टूटी सी खाट पर। भगत सिंह कहते हैं मैं डर कर गया भाई जी के पास, क्योंकि उसने मुझे बुलाया और मुझे पता लग गया कि आज डांट पड़ने वाली। जब भाई परमानंद की मैं वो पूड़ियां चढ़ी लाहौर में ही, और 2 मंजिला मकान था भाई परमानंद जी का, और कहा भाई परमानंद जी भोजन कर रहे थे और अपनी पत्नी से कहा एक थाली और लगा दो। भगत सिंह आ गया, और जब उन्होंने उस भोजन को खाया तो कहा चलो छत पर बात करते हैं। छत पर बैठे, कहा गुरुजी एक टूटा हुआ बेंच था उस पर बैठे, और वहां सीमेंट के कुछ कट्टे पड़े थे, मैं उस पर बैठा। और मैंने कहा भाई जी, क्योंकि परमानंद जी को सब भाई बुलाते हैं, तो भगत सिंह ने कहा भाई जी मुझे क्यों बुलाया? उसने कहा शिकायत है 2। अब चेहरा उतर गया भगत सिंह का, शिकायत किसने कर दी? उसने कहा पहले शिकायत तो तेरे पिता की है, और पिता की शिकायत ये है कि ये शादी नहीं करना चाहता, इसको समझाओ। तो क्या तुम शादी करना चाहते हो? तो भगत सिंह ने कहा गुरुजी मेरी इच्छा तो नहीं। और दूसरी शिकायत क्या है गुरुजी? उसने कहा दूसरी शिकायत प्रिंसिपल ने लगाई। ये बताओ आज प्रयोगशाला में बम बनाने का कुछ निर्माण, कुछ गैसों को या कुछ वहाँ जो रासायनिक पदार्थ हैं उनको मिलाकर क्या कर रहे थे, पूरी प्रयोगशाला में धुआं हो गया। तो भगत सिंह ने कहा फिर प्रयोगशाला बनी किस लिए गुरुजी? इतना सुनते भाई परमानंद मुस्कुराने लगे, और उसने कहा भगत सिंह मैंने तुम्हें परखा है, जाना है, सारे शिक्षकों ने मैंने पूछा है, बेटा बस 3 बातों का ध्यान रखना। एक तो चरित्र को पवित्र रखना, और एक जिस राह पर कदम बढ़ाया है, कष्ट आएंगे, बाधाएं आएंगी, उन बाधाओं को सहन करने के लिए अपनी अक्षमता को बढ़ाना, और यदि पीछे मुड़कर मत देखना, समर्पण भाव से आगे चले जाना। ये शिक्षकों के भाई परमानंद की उनको सीख थी, और उस सीख को उन्होंने अपनाया। जब वो गए तो यातनाएं कम नहीं थी, याद रख लेना, यातनाएं कम नहीं दी गई। भगत सिंह को इतिहास पढ़ना, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अरे कितनी यातनाएं उन तीनों को दी गई, लेकिन वो टस से मस नहीं हुए। हाँ, एक बार जरूर भगत सिंह रोए, और वो उस समय रोए जब वो दुर्गा भाभी को खत लिख रहे थे, क्योंकि दुर्गा भाभी से भी वो बहुत स्नेह करते थे। और उस भाभी को भी हम नमन करते हैं जिन्होंने अपनी जान को हथेली पर रखते हुए, और पहली बार जब उनका केस मुंडन हुआ था, और पहली बार जो चित्र आप देख रहे हैं ये उसी समय का चित्र है जब वो लाहौर से कलकत्ता भाभी दुर्गा के साथ में गए थे। अपना वेश बदला, और वेश क्या बदला? भाभी को ही पहचान में नहीं आया तो कौन पहचान सकता था? उनके बेटे को पहचान में नहीं आया, चाचा जो हर रोज तोहफे देते थे, चाचा से बहुत प्रेम करते थे। और राजगुरु जो है वो इनका सेवक अर्दली बन के गया, सुखदेव साथ में गया, और साथ में हमारे चंद्रशेखर आजाद भी दूसरे जो है उसमें विशेष रेल के दूसरे डिब्बे में पंडित बनकर बैठे हुए थे। कितनी यातनाएं उन लोगों ने सही है। तो कहने का भाव माता और सज्जनों में अंत में यही कहूंगा, जब ये मुस्कुराते हुए और उस फांसी के फंदे को चुमा था तो बहुत सारे युवकों को प्रेरणा मिली थी, जन सैलाब आ गया था, और बाद में कहीं न कहीं एक कोने में गांधी को भी पश्चाताप हुआ था। एक कोने में तो हुआ था, यदि वो समय चाहते तो शायद कदम उठा सकते थे,
लेकिन उस समय उन्होंने इस कदम को नहीं बढ़ाया। ये बहुत बड़ी गलती इतिहास में गांधी जी की लोग दोहराएंगे और उनको तिरस्कृत मानेंगे। यदि थोड़ा सा प्रयास करते तो उस समय इरविन पर दबाव बना सकते थे। जब राजनीतिक कैदी छुड़ा लिए गए थे, जब अन्य कैदी छुड़ा लिए गए थे, यदि वो रखते, लेकिन रखते तो या मुझे लगता है कि कहीं न कहीं वायसराय ये भी कहता कि ये माफी मांग लें तो हो सकता है हम इनको रिहा कर दें। लेकिन भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव के हृदय में माफी मांगने का कोई इरादा नहीं था। माफी मांग ही नहीं सकते थे, माफी मांगने का तो संस्कार ही नहीं था। तो इसलिए कहने का भाव है, माताओं, बहनों, सज्जनों, प्रिय बच्चों, वो तो शहीद हो गए और उनकी शहादत से आज हम तिरंगा उठा रहे हैं, तिरंगा फहरा रहे हैं। तिरंगे की हर लहर में संदेश हैं इतने गहरे, हरदम उभरते रहते बलिदानियों के चेहरे। हर देशभक्त दिल की शान का तिरंगा, सत्यमेव जयते ऐलान का तिरंगा। ये तिरंगा वैसे नहीं मिला है, इसके लिए खून बहाया गया है, इसके लिए माताओं ने अपने बेटों को दिया है, अपने लालों को दिया है। लेकिन मैं निवेदन अंत में बस 2 मिनट के लिए करना चाहता हूँ। जिस शहीदों ने जिस पल के लिए अपनी शहादत दी, उस स्वाधीनता को अभी और हमें पुरुषार्थ करना पड़ेगा। ये स्वाधीनता हमें मिली है तो ब्रिटिश साम्राज्य से मिली है। जो नियम संविधान के थोपे गए हैं वही ब्रिटिश साम्राज्य वाले थोपे गए हैं। वो क्रांतिकारी थे। 2 नारे हमें दिए थे, इंकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। आज भी साम्राज्यवाद खड़ा है, आज भी क्रांति का परिवर्तन, व्यवस्था परिवर्तन की आज भी आवश्यकता है। ये आजादी तब होगी, ये शहीदों की शहादत तब सफल होगी जब जाति पाति यहाँ पर मिटेगी, अमीर और गरीब का भेद यहाँ पर मिटेगा और सबको समानता का दर्जा मिलेगा। तो इसलिए आज हम जो वैदिक संस्कृति है जो मिटी हुई है इस समय भी, राष्ट्र नाम केवल बोलने से नहीं होता। राष्ट्र के 4 घटक होते हैं। 4 शब्दों को दोहराओ मेरे साथ, बोलो। देश, जनसंख्या, मालिकाना हक और संस्कृति। अब याद रख लेना, आपको देश तो नजर आता है कि मेरा भारत है कहाँ। खंडों में टुकड़ा में बटा पड़ा है, प्रांतों में बटा पड़ा है, जातिवाद में बटा पड़ा है, मजहबवाद में बटा पड़ा है। कौन सी आजादी आप बना रहे हैं? वो स्वाधीनता योगक्षेम न कल्पताम, वो स्वाधीनता हमें चाहिए जो हमारे शहीद चाहते थे। हम तो उस दिन आजादी बनाएंगे जिस दिन वैदिक संस्कृति का संविधान यहाँ पर होगा, जाति मिटते हुए वर्ण यहाँ पर होंगे, जन्म से ना मानकर योग्यता के आधार पर जब लोगों को आगे बढ़ाया जाएगा। आज राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही है जातिवाद पर, अमीर और गरीब का भेद बढ़ता जा रहा है। कोई तो इतना अमीर है कि देश की पूरी संपत्ति उसके पास है और एक व्यक्ति जो निवाले के लिए तरस रहा है। तो इसलिए इस पूंजीवाद को, जिसको भगत सिंह समाप्त करना चाहते थे, सुखदेव समाप्त करना चाहते थे, राजगुरु समाप्त करना चाहते थे, हमारे असंख्य वीर समाप्त करना चाहते थे, ये पूंजीवाद समाप्त हो और साम्राज्यवाद। राजा कौन सा चाहिए जो प्रजा को अपना पुत्र मानता हो? राजा कौन सा चाहिए जो भूमि को अपनी माता मानता हो? राजा कौन सा चाहिए जो शत्रुओं से राष्ट्र की रक्षा करना चाहता हो? उस राजा के राजस्व में और इस शासकत्व में ये जो हमारा राष्ट्र आगे बढ़ेगा। तो याद रख लेना, देश अलग है, राष्ट्र अलग है। देश कहते हैं स्थान को, हरियाणा भी प्रदेश है, उसमें भी देश आया है, पंजाब भी प्रदेश है, उसमें भी देश आया है। देश को राष्ट्र मत मानना। राष्ट्र तो समग्र विकास का नाम है, राष्ट्र तो हमारी संस्कृति के परिवर्तित रूप का नाम है। तो राष्ट्र उस दिन होगा जिस दिन भूमि अपनी होगी, मालिकाना हक अपना होगा और वेद की संस्कृति यहाँ पर झूमने लगेगी, तब माना राष्ट्र अपना है। तो इसलिए पुरुषार्थ अब भी करना है। महर्षि दयानंद की जरूरत आज भी, पाखंड कम नहीं है, आज ज्यादा दयानंद चाहिए, आज ज्यादा क्रांतिकारी चाहिए जो भूमि के लिए, राष्ट्र भूमि के लिए इस पूंजीवाद को, मजहबवाद को, जातिवाद को दूर करें, आश्रम व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था को कायम करें। जिस दिन ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चारों मिलकर आगे बढ़ेंगे तब राष्ट्र संपन्न बनेगा। तो अंत में मैं वाणी को विराम इतना ही दूंगा कि हम प्रेरणा लें और इस प्रेरणा लेकर इस राष्ट्रवाद को जाने, इस राष्ट्रभक्ति को माने। और प्रत्येक बच्चा भगत सिंह है, प्रत्येक बच्चा सुखदेव है, प्रत्येक बच्चा राजगुरु है, बस वो बनना पड़ेगा। इसलिए आज हम प्रेरणा लें। हम
में से भगत सिंह निकलेंगे, राजगुरु सुखदेव निकलेंगे, तो मैं उन तीनों वीरों को विशेष जो अभिनंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और हम उनसे प्रेरणा लें और आगे बढ़ें, इस राष्ट्र के लिए सोचें, इस राष्ट्र पर विचार करें, कोई काम ऐसा ना करें जिससे मातृभूमि कलंकित हो। तो हम सब इस मातृभूमि के सच्चे पुत्र बने। और वेद में स्वयं भगवान ने कहा है, माता भूमि पृथ्वी अहम पुत्रा, ये मातृभूमि हमें प्रदान की है, तो इसके रक्षक हम बने। अन्न यहाँ का खाया है, जल यहाँ का पिया है, यहाँ के वातावरण में हम रह रहे हैं, रच बस रहे हैं, तो इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी अपने कंधों पर है। बोलो भारत माता की। सभी अमर वीर वीरांगनाओं